सभी को गुड आफ्टरनून। रोटेटिंग फ्रेम से रिलेटेड एक टॉपिक पिछले डिस्कशन में छूट गया था, जो कि सिलेबस में आपके यूलर फोर्स, हमने यहाँ लिखा हुआ यूलर फोर्स, ये भी एक फिक्टिशियस फोर्स है। जब हमने रोटेटिंग फ्रेम के साथ जो एक्सप्रेशन पिछले क्लास में डिस्कस किया था, उसमें एक ये टर्म आया था, आपको बस याद दिलाना है, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने बैकग्राउंड या प्रीवियस को एज सच कॉपी नहीं किया। फिर मैं यही कंटिन्यूएशन में ये बताना चाहता हूँ कि अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा को जो रोटेट कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वेरिएबल है, तो उस समय आप डी ओमेगा बाई डी टी को जीरो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक्सीलरेशन होगा, ये टर्म होगा, तो ये यूलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। ए इस पे हम ई लगा सकते हैं, इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। ये क्या होगा? यूलर एक्सीलरेशन। बल्कि आप, मैं बोलता हूँ, आप अपने नोट कर, क्योंकि किसी बुक में दिया हुआ नहीं है यूलर फोर्स। जो भी हमने आपको, चाहे वो डीएस मार्क हो, चाहे डीसी पास गया हो, कोई बुक में दिया नहीं, इसलिए आप नोट कर लीजिए। यूलर फोर्स, यूलर फोर्स is the fictitious Euler force is the fictitious tangential force। कैसा है? tangential force, जो स्पर्श रेखा की दिशा में लगता है, टेंजेंशियल कहलाता है। जो भी हमारा सर्किल बन रहा है, टेंजेंट के अलोंग, उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश लगने वाला फोर्स होता है। That appears when a non-uniformly rotating frame, non-uniformly rotating का मतलब होता है ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बदलता है, तो वेरिएबल है। नॉन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम is used for analysis of motion, and there is variation in the angular velocity, of the reference frame axis. वेरिएशन इन दी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। एक्चुअली रोटेटिंग फ्रेम का मतलब फ्रेम रोटेट करता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ होती है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उस समय यूलर फोर्स होता है। नए पैराग्राफ में लिखिए, द यूलर एक्सीलरेशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, किसी के नाम पे साइंटिस्ट के हैं, लियोनहार्ड यूलर, नेम्ड फॉर लियोनार्ड यूलर, ब्रैकेट क्लोज, ऑल्सो नोन एज एजीमुथल एक्सीलरेशन। इसका नाम एजीमुथल भी है, उन्होंने जो नाम दिया होगा वो एजीमुथल नाम दिया होगा, एजीमुथल। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, एजीमुथल क्वांटम वही सब है, एजीमुथल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। इसका एक तीसरा नाम भी है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ये नाम मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में कहीं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के नाम से पूछा जाए
या यूलर एक्सीलरेशन के नाम से पूछा जाए या एजीमुथल एक्सीलरेशन के नाम से पूछा जाए तो आप पहचान सकें किसकी बात हो रही है। एजीमुथल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज दैट पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सीलरेशन, दैट पार्ट ऑफ, ये एक्सीलरेशन एब्सोल्यूट है जिसमें 3-4 टर्म होते हैं। दैट पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सीलरेशन that is caused by the variation in the angular velocity। किस कारण से होता है? वेरिएशन इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। The direction and magnitude of Euler acceleration is given by A Euler equal to d omega by dt क्रॉस r, ये इक्वेशन लिख सकते हो। Where ओमेगा इज दी, जब इक्वेशन लिख लिया नीचे लिख सकते हो, ओमेगा इज दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम एंड आर इज दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। कोई पॉइंट हमने लिया था ना जब रोटेटिंग फ्रेम बनाया था, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन द रेफरेंस फ्रेम। अब लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए, द यूलर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज देन E F Euler इक्वल टू माइनस m A Euler इक्वल टू माइनस m इंटू d ओमेगा बाई dt क्रॉस r। बस सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव में अगर आता भी है तो आप नाम अलग अलग जान चुके हो। यूलर एक्सीलरेशन आता है तो ये एक्सप्रेशन आप पहचान सकते हो। फोर्स आता है तो इस तरीके से एक्सप्रेशन याद रखो। और बैकग्राउंड में हमने पूरा डिटेल में जब रोटेटिंग फ्रेम बताया था तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 3 पे, ठीक है। इसको मिटा दूं, सबने नोट कर लिया है? ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं तब तक। यूनिट 7, यूनिट 7 इसका जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। रिड्यूस्ड मास, relative in center of mass motion, of mass motion, Newton's law of gravitation, gravitational potential, Kepler's laws, और साथ में लिखा हुआ एंड देयर डिडक्शन। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो डिडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद है मोशन ऑफ जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स एंड बेसिक आइडिया ऑफ जीपीएस माने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मैं आपको याद दिला दूं, आपको जो हमने पिछले साल पढ़ाया है, जो कि हमारे YouTube चैनल पे सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप खुद सर्च करिए, ये भी मैंने डाल रखा है एक कोई लेक्चर के रूप में। फिर रिड्यूस मास भी उसमें समझाया है, और इसका अलग से रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन का अलग से पढ़ा हुआ है। पिछले साल क्योंकि टाइम था पढ़ा लिया था। और उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी पढ़ा हुआ उसमें। केपलर्स लॉज का भी पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारे नोट्स पढ़े, मतलब लेक्चर पढ़े। तो आप उसी से पढ़ेंगे तभी कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। जस्ट आपको याद दिलाना है, प्रॉब्लम है, हम समरी रूप में यहाँ डिस्कस जरूर करते रहेंगे। अब जैसे कि ये वाला मैं आपको समराइज करके, ताकि आपको पढ़ने का वहाँ पे लेक्चर में मूड अच्छे से बन जाए, मैं शुरू करता हूँ। पहले तो टू पार्टिकल, बाद में सेंट्रल फोर्स क्या होता है ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको आसान लगने लगे। क्या कोई जानता है क्लास में सेंट्रल फोर्स पहले से या नहीं? कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स, हाँ, कौन बताएगा? कौन बता, खड़े होके बताए। कोई बोल रहा था, नहीं आता है तो मैं सीधे बताना शुरू करूँ। एक्चुअली आपको नहीं आता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स इस तरीके से लगता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ या उससे अवे, माने उससे दूर की, उसी लाइन पे जो पार्टिकल को उस फिक्स्ड पॉइंट से मिलाती है, उसी के टुवर्ड्स और अवे, माने या इधर लगेगा या इधर लगेगा, दाएं बाएं नहीं। If a force acts on the particle in such a way that it acts towards or away from the fixed point, known as central force. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? F equal to F R, ये मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है। एक बात मैंने अभी अधूरी बोली है, पूरी बात ये होगी कि वो फोर्स जो कि ये फिक्स पॉइंट है, ये ध्यान रखें, मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है। कोई बॉडी है, ये फिक्स पॉइंट है। अगर फोर्स इस तरीके से लगता है कि फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगता है या अवे लगता है, और उससे जो दूरी है, डिस्टेंस है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, तो वो सेंट्रल फोर्स होता है। अब ये कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड, इस पे एरो नहीं लगा, इसका परिमाण है सिर्फ फोर्स का। और आर कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग आर, माने आर की दिशा में इकाई सदिश। जैसे आई कैप कहते हो, एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर कहा जाता है। जे कैप वाई एक्सिस के अनुदिश कहा जाता है। के कैप जेड एक्सिस के अनुदिश कहा जाता है। और किसी लाइन के परपेंडिकुलर होता है तो एन कैप कहलाता है। वैसे ही अगर जो डिस्टेंस या आर की जो डायरेक्शन है उसी के अलोंग है तो आर कैप। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दिया है। आर कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग आर, और ये
आर पे डिपेंड करने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है, और ये हम F लिख ही रहे हैं, तो वो सेंट्रल फोर्स होगा। लेकिन नेचर ने जो डेफिनेशन बनाई है सेंट्रल फोर्स की वो होती है, आप एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल फोर्स। बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो नेचर ने ज्यादातर फोर्स गिफ्ट किए हुए हैं, वो सेंट्रल फोर्स ही होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? किसी फिक्स्ड पॉइंट से दूरी पर निर्भर करते हैं, या तो उस फिक्स पॉइंट की तरफ लगते हैं या उस पॉइंट से दूर की तरफ लगते हैं। ठीक है, तो वो सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं, हिंदी में बोल दिया मैंने। ठीक है, और मैथमेटिकली F इक्वल टू एफ आर आर कैप, इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सेंट्रल फोर्स पहचानी है, तो ये वाली सही वाली जहां दिख जाए उसको सेंट्रल फोर्स आता है। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं, ये जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज में लिख रहा हूं -k अपॉन r टू द पावर n टाइम की। r वही है, k ये कांस्टेंट है और ये फोर्स है, और इसको nth पावर लॉ के नाम से जाना जाता है, nth पावर लॉ। मैं समराइज कर रहा हूं ताकि आप हाइलाइट्स ही उसमें कंसीडर करें, उससे आपका ऑब्जेक्टिव का पर्पस पूरा होगा और समझ में भी आ जाएगा कि होता क्या सेंट्रल फोर्स। nth पावर लॉ से गवर्न होता है, लेकिन मोस्टली जो नेचर ने किए हैं n की वैल्यू 2 के लिए होता है और n की वैल्यू -1 के लिए। n इक्वल टू 2 अगर रख देते हो तो क्या होगा? n इक्वल टू 2 रखने पे F इक्वल टू -k अपॉन r स्क्वायर होगा। क्या होगा? -k अपॉन r स्क्वायर। और इसको आप नाम से जानते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। छोटी छोटी चीजें नोट करते जाइए, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, बस हाइलाइट्स ही बता रहा हूं। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल बताइए आप। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है? मासेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं, ये उसका एग्जाम्पल भी है सेंट्रल फोर्स का। नेचर ने इस सृष्टि की रचना मोटे तौर पे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के हिसाब से की है। मासेस बना दिए और उनके बीच फोर्स लगने की नियम बना दिया, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के हिसाब से कि जब वो पास आते हैं तो फोर्स बढ़ता है, दूर जाते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कम होता है। क्या उसके अंदर लीनियरिटी है? 1/r² के हिसाब से। वो एक अलग बात है कि मास पे डिपेंड करता है, G इक्वल प्रोपोर्शनल टू m1 m2 भी होता है, लेकिन जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स से ये r वाला डिफाइन होता है। दो टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, अट्रैक्टिव और अगर k ग्रेटर देन 0 है तो कैसा फोर्स होगा? गैस करिए। अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये माइनस में ही रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव में बन सकती हैं। अगर ये k ग्रेटर देन है तो फोर्स कैसा होगा? k लेस देन 0 है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। एक दूसरा एग्जांपल बताइए इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स का। कूलम्ब्स लॉ, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, ये भी सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स
का एक एग्जाम्पल नेचर के द्वारा गिफ्ट किया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स है। समझ गए ना? तो अब बताइए, एटम की रचना, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को घूमने वाली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही समझाते हो। प्लैनेट, सोलर सिस्टम के जो हिसाब किताब है वो भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स से बताते हो। तो कितना कितना जरूरी फोर्स है, एग्जाम्पल आपने देख लिया, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स नहीं होता, वो उसमें जो है पावर जो है स्क्वायर में नहीं होती है, कुछ और इंडेक्स होती है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। एक तीसरी चीज और नेचर ने गिफ्ट करी हुई है इस नेचर को चलाने में, n इक्वल टू -1। तो अब अगर f इक्वल टू -k/r⁴ लिखोगे तो k⁴ नहीं kr हो जाएगा। पहचानिए क्या है, f इक्वल टू -kx पढ़ा या -ky पढ़ा, वैसे kr आप जानिए। तो ये कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्रिंग के चाहे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, चाहे कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, ये सारे सेंट्रल फोर्स होते हैं। इनको नोट करते जाओ, समझते जाओ, और यही ऑब्जेक्टिव में बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे। केवल इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स नहीं, बिना सिंपल हार्मोनिक मोशन के कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप अच्छे से जानते हो, चाहे वो साउंड हो, जो वेव्स होती हैं वो भी बिना सिंपल हार्मोनिक मोशन के पार्टिकल्स के, अगर मैकेनिकल वेव्स हैं तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ऑसिलेट करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नेचर की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका लॉ जो पहचाना है -kr के तरीके से होता है, जो कि इस जनरल डेफिनेशन को फुलफिल करता है सेंट्रल फोर्स के नेचर के बारे में। स्प्रिंग मास सिस्टम चाहे आप कर रहे हो, चाहे सिंपल पेंडुलम, चाहे कंपाउंड पेंडुलम, कुछ भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स लेते हो उसका नेचर यही होता है -kr। आर यू ओके? आपको मैंने सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन समझाई, मैथमेटिकली भी बताई, जनरल लॉ भी बताया, ये हमने बता ही दिया, और स्पेसिफिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, और ये बताया। दो टाइप के होते हैं ग्रेविटेशन में, तो सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता, माने के पॉजिटिव रहता है। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। वो आप कॉमन सेंस से आप स्वयं भी रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ने में आपको समझ में आएगी। लेकिन कुछ खास बातें और हैं जो कि इससे संबंधित हमको बतानी चाहिए, और मैं बता रहा हूं। और डिटेल में जो पढ़ना हो तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर को पूरे ध्यान से पढ़िए। अगर आप उसमें कमेंट करके बताते हो कि हमें समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। तुम लोग कमेंट कुछ करते नहीं, तो हमें अंदाजा ही नहीं लगता कि कौन पढ़ा, क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि 2 मिनट पढ़ा कि 4 मिनट पढ़ा, है कि नहीं? फॉर्मेलिटी ना करो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो ठीक से पढ़ो, ठीक है ना? और अगर समझ में आ गया तो उसको लाइक भी करो। लाइक भी कम ही लोग करते हैं। वो 2 मिनट देखा तो लाइक क्या करें, लाइक डिसलाइक से मतलब नहीं, बनाओगी देखी, ठीक है ना? अगर आप आगे बढ़े, कुछ खास बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन अगर कोई इंसान जरा भी ज्ञान लेके पैदा हुआ है तो जो लाइफ में सब कुछ अचीव, जो भ्रम में करते हैं लोग, एडवांसमेंट करते हैं, उससे सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि इस प्रकृति को और अपने आप को जानना। आप बहुत लकी है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इस
फिजिकल वर्ल्ड को कैसे हम समझें, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स समझ रहे हो, एटम की रचना भी समझ रहे हो, सेंट्रल फोर्स को समझ रहे हो, ये आपकी उपलब्धि है। आप सिलेबस के अलावा इस ज्ञान को करोगे तो ये पूरा समझ में आएगा। हम लोग नहीं जान पाते हैं कि हम हैं कहाँ, हमारी लोकेशन कहाँ है इस यूनिवर्स में, कैसे सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे अंधविश्वास इसी में पनपते हैं। तो अंधविश्वास का सही से जवाब देने की स्थिति में तभी आ पाओगे जब आप साइंस उसके अंदर छुपी हुई जानोगे, है कि नहीं। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि जब भी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति होती है, ठीक है हिंदी है ना, जब भी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति होती है तो क्या क्या होता है। पहली चीज, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम इज ये यही सब चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी। इज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज शब्द लगा देना, कंजर्व। इसका आगे पीछे सोचोगे तो क्या सोचोगे, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है। आप मैकेनिक्स में जाइए, टाउ इक्वल टू क्या होता है, डी जे बाई डी टी। तो टाउ जीरो करोगे तब भी डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि जे इक्वल टू, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही होता है। इसका मतलब है एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड इज जीरो। जब भी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति होगी तो तब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, कोई बलागुण नहीं लगता। इससे और आसान भाषा कुछ और हो सकती क्या। दूसरी चीज, मोशन इन ए प्लेन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख दिया कि जब सेंट्रल फोर्स, when there is a motion under central forces, motion is always in a plane, ठीक है। तीसरी मैं आपको बता दूं, वो जो ग्रहों की गतियां होती हैं वो सेंट्रल फोर्स तो हो ही गई, ग्रेविटेशन। ये भी आप, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, आप सेकंड लॉ जानते हो ना न्यूटन का, सॉरी केपलर का। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये छोटी छोटी बातें सेंट्रल फोर्स के बारे में जाननी जरूरी है, बेसिक बातें। एक और चीज बताना चाहता हूं, है तो किताब में पहला पॉइंट, लेकिन हम लास्ट में बताएं। सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या मैंने कह दिया, आपको कंजर्वेटिव फोर्स पता भी है कि नहीं, पढ़ाया मैंने कभी नहीं पढ़ाया, आया नहीं सामने। सेंट्रल फोर्स नया नया आ गया, वो तो हम समझा ले गए, अब कंजर्वेटिव फोर्स भी बताना पड़ेगा। क्या हम बता चुके हैं तो हमें याद दिलाओ, जानते हैं आप कंजर्वेटिव फोर्स और क्या होता है। वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। शाबाश, इसका मतलब बताया है। और क्या बताया मैंने, अगर किसी ट्रिप जो है राउंड, दुनिया तो गोली है, हर चीज राउंड है, तो किसी राउंड ट्रिप में फोर्स किया हुआ कार्य जो है, वर्क इज जीरो, तो वो सेंट्रल फोर्स होता है। तीसरी चीज, वेलोसिटी पे निर्भर होने वाला फोर्स, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स का। देखिए सेंट्रल फोर्स तो कंजर्वेटिव है ही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के
सेंट्रल फोर्स तो कह ही रहे हो कंजर्वेटिव है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आप यूज करते हो रिस्टोरिंग फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव है। अब जब सेंट्रल फोर्स कहा है तो उससे संबंधित जो भी उसके एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आप कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है। लेकिन लॉरेंज फोर्स जो होता है F इक्वल टू QE क्रॉस B, ये एक्सेप्शनल होता है। लगता है कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। नेचर के द्वारा गिफ्ट किया हुआ फोर्स है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स के ही एग्जाम्पल में कंसीडर किया गया, ठीक है। अब मैं बुक में देख लेता हूं कि कोई अगर पॉइंट मिस हो रहा हो तो उसको भी मैं बता दूं, है ना। आपने सभी संतुष्ट हैं सेंट्रल फोर्सेस के बारे में जो हमने बताया है? कुछ या अच्छे से समझ में आ गया है? कमेंट करिए आप, है ना। 39 पे है इसमें, मैं बुक में देख लेता हूँ कोई चीज़ मिस हो रही हो बताने में। सारी चीज़ें हमने बता दी हैं करीब करीब, एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। इलास्टिक फोर्स जो होता है, इलास्टिक फोर्स खास कर अब वो तो वैसा ही होता है। इलास्टिक फोर्स ये स्टोरिंग से संबंधित होता है। इलास्टिक फोर्स इज आल्सो ए सेंट्रल फोर्स, और साथ में कंजर्वेटिव भी कह सकते हो जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। जनरल फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स बता दिया। सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव भी बता दिया है। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज 0, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट लिखा है फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट है व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन ए प्लेन। फिर थ्योरम वगैरह हैं, इनको हमें कराना नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, टू बॉडी प्रॉब्लम कराया क्लास में कि अभी नहीं कराया? वो भी करा देता हूं, टाइम है। अब भागने की जल्दी मत किया करो, उसके कारण ये है कि बहुत कम टाइम बचा है। हालांकि मैं इससे आश्वस्त हूँ कि अगर आप प्लान करके पढ़ना शुरू करेंगे तो लगभग सारा सिलेबस में हमने जो भी है आपके सामने बारी बारी करके क्रम से पढ़िए जैसे क्लास में पढ़ते हो। और अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्रम से एक एक डाल दिया करूँ, या अपने आप सेलेक्ट करते हो तो अपने आप सेलेक्ट करो, डाल दिया करें। और उसके बाद जब ये तुम्हारे ये चैप्टर खत्म होते जाए तो उससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव जो हमने डाल रखे हैं, हमने 2 ही आगे दिए थे, अब तो बहुत सारे आ गए लाइन में कि जिनको आप अब कर सकते हो। तो आपकी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो जाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन कोई पढ़ने वाला ठीक से ध्यान से प्रैक्टिस करने वाला है तो मैं नहीं समझता कि 100% मार्क्स नहीं ला सकता। 100% मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। आपके बुक में दिए गए उनको लगा डालो, और हमने थोड़ा सा सरल कठिन सबका मिक्सचर दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अगर ज़्यादा अच्छी है तो किसी भी एंगल से आपको एग्जाम पेपर में फंसना नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओ, है ना। इसलिए बहुत मेहनत करके हमने आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, हालांकि एग्जाम नहीं हुआ था ना पिछले साल। तो आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ, टू पार्टिकल सिस्टम, मोशन ऑफ टू पार्टिकल, ठीक है, सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए सिस्टम क्या होता है या बॉडी क्या होती है? बॉडी होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
ऐसे तो हजार करोड़ लाखों पार्टी को मिला के बॉडी बनती है, उससे भी ज्यादा से। लेकिन मिनिमम जो है बॉडी की कल्पना 2 पार्टिकल से कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं एक बॉडी 2 पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसमें ये m1 मास है और ये m2 मास है। इनकी लोकेशन भी ये हमने r1 कह दिया है, ये r2 है। ठीक है, और इनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने r से रिप्रेजेंट किया है, जो कि r1 माइनस r2 से बढ़ जा सकता है। समझाने की जरूरत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको आप क्या लिखोगे? इक्वल टू m1 d2r1 अपॉन dt², और ये हो जाएगा m2 d2r2 अपॉन dt²। एक्सीलरेशन हो गया ना, इस तरीके से हमने दे दिया। और दूसरा चीज आप कहते हो F12 इक्वल टू F21, ये न्यूटन थर्ड लॉ से कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको इक्वल टू हमने F कह दिया है से। ठीक है, तो d2r1 अपॉन dt² किसके बराबर होगा? F12 अपॉन m1। इसी तरीके से d2r2 अपॉन dt² किसके बराबर होगा? F21 अपॉन m2। यही तो होगा। तो अब अगर आप देखें तो d2 अपॉन dt² r1 माइनस r2 अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे? F अपॉन m1 प्लस F अपॉन d2r1 अपॉन dt² माइनस 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 प्लस। तो हम ये लिख सकते हैं d2r अपॉन dt² इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इंटू f। मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, अगर हमें वेक्टर लिखना हो तो f कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? m1 m2 तो m2 प्लस m2। ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो d2r अपॉन dt² इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f। तो f इक्वल टू क्या होगा? इसको हम उधर लेते हैं, उल्टा हो जाएगा ना। तो f इक्वल टू हो जाएगा म्यू d2r अपॉन dt²। ठीक है ना? अब आप देखिए ये क्या चक्कर है, म्यू क्यों लिखा हुआ? म्यू हमने किस जगह पे लिखा है? म्यू हमने लिख दिया है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m। ध्यान से दीजिए, जब हम उलट के ले जाएंगे तो यही आएगा है? अच्छा, उल्टा लिख दिया तभी गड़बड़ होगा। अब ठीक समझ गए ना? ये अब सही हो गया। तो ये जो म्यू लिखा हुआ है इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे लग रहा है कि कोई म्यू मास का पार्टिकल है, हम इसको इक्विवेलेंट फिगर मिलाना चाहें तो ये हम बनाएंगे r और म्यू मास। उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला m की जगह पे म्यू मास है, तो F इक्वल टू म्यू d2r अपॉन लिखा हुआ। तो एक्चुअली हमने किया क्या कि 2 पार्टिकल सिस्टम था या 2 बॉडी को एक बॉडी में रिड्यूस किया, छोटा कर दिया, 2 के बजाय हम एक बॉडी।
इक्विवेलेंटली, इफेक्टिवली। तो इस म्यू को ही रिड्यूस्ड मास कहा जाता है, जो आपके सिलेबस में है। म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। शायद समझ गए होंगे, इसको रट लो, इसकी हिंदी करने की जरूरत नहीं। रिड्यूस शब्द का मतलब है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब कंफ्यूज करने के लिए हम रिड्यूस्ड मास को m1 प्लस m2 बाई 2 भी लिख देते हैं, फिर दोनों का मीन निकाल दिया, वगैरह वगैरह। कभी उल्टा करके भी लिख देते हैं, माने गलत ऑप्शन बनाना आसान होता है। लेकिन सही ऑप्शन अगर आपको याद है तो आपको इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपना सही वाला ढूंढोगे, उसी को टिक करोगे। समझ गए ना? तो दो बॉडी को एक बॉडी में रिड्यूस करना, यही टू बॉडी, दोनों मोशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम को वी हैव टू रिड्यूस इनटू, बड़े आसानी से आपने रिड्यूस करना देख लिया है कि कैसे न्यूटन थर्ड लॉ वगैरह लगा के F12 इक्वल टू माइनस F21 और जरा सा मैनिपुलेशन किया तो हमको दिखाई दे गया कि इक्वेशन जो है सिर्फ आर ना R1 रहा ना उसमें ना R2 रहा, उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यूज किया गया है R के लिए। तब R1 R2 इंडिविजुअलिटी खत्म। नाउ टू बॉडी प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। व्हाट इज द रिड्यूस्ड मास of two particle system if particles have masses m1 and m2? If this system, two body, we need to reduce into one, we can reduce by considering the reduced mass mu equal to m1 m2 upon m1 plus। I think समझ में आ गया। तो आज आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, और एक एक सेंटेंस जो मैं बोलता हूँ वो एक एक सेंटेंस आपके लिए मैं वही जो जरूरी है उसी को बोला है। इसमें कम से कम आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाए जा सकते जितना आज मैंने पढ़ाया है, बनाने बैठे। सबसे पहले हमने यूलर एक्सीलरेशन, यूलर फोर्स बताया, फिक्टिशियस बताया, उनके 3 नाम भी बताया। यूलर फोर्स के अलावा ट्रांसवर्स फोर्स भी कहते हैं उसको, एजीमुथल फोर्स। इसको बंद करें, मैं यहीं पे